देखो बेटा, इस क्लास में हम आपको कराते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, केसी होता है बेटा या केपी होता है, इसकी करेक्टरिस्टिक बताते हैं इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है बेटा। तो जो बेटा फर्स्ट करेक्टरिस्टिक तो यही होती है बेटा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, वो कांस्टेंट ही रहेगा, सेम रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या रहेगा भैया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। बट इतना ध्यान रखना बेटा, जो केसी की वैल्यू होती है ना बेटा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी बेटा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हमें जरूरत पड़ेगी बेटा कि जो केसी की वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होती है, फिक्स होती है। बट इसकी जो वैल्यू है, केसी की जो वैल्यू होती है, वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी बेटा, ध्यान रखना। तो हम ये कह सकते हैं जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। फिर दूसरा बेटा पॉइंट ये कह रहा है, कोई भी हमारे पास जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा, अगर हमारे पास कोई भी रिवर्स रिएक्शन है, अगर हम उसका रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, इन्वर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्ज। जैसे मान लेते हैं भाई हमारे पास किसी में केसी की वैल्यू बेटा, कोई रिएक्शन है बेटा हमारे पास, कोई केमिकल रिएक्शन है, केसी की वैल्यू बेटा 4 आई, केसी की वैल्यू कितनी आई बेटा 4। सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ बेटा मैं, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन को क्या कर दे, रिवर्स कर दे, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। तो हमारे पास कोई रिएक्शन थी बेटा, ए प्लस में बी इज एरो सी प्लस में डी, तो इसकी के सी की वैल्यू आई बेटा 4। वो रिएक्ट कह रहा है कि रिएक्शन को रिवर्स कर दो। जब इस रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा रिवर्स रिएक्शन का, वो भी क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स इन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। जैसे आपने ए प्लस बी से आप इधर गए तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया 4, और आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो भी क्या हो गया बेटा, इन्वर्जन हो गया बेटा, इन्वर्ज हो गया कि अपोन में हो गया बेटा। तो ध्यान रखना कि कोई भी रिएक्शन है अगर वो कह रहा है उसको रिवर्स कर दो तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा बेटा, इन्वर्ज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई भी कोई भी रिवर्सिबल इक्वेशन है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर दो, मान लो कोई एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, मान लो आप एन फैक्टर, या हम 2 से एग्जाम्पल से ले लेते, डिवाइड कर देते। हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है, हम उसको 2 से क्या करते, डिवाइड कर दे पूरी केमिकल रिएक्शन को। तो बेटा जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसकी इक्वल होगा बेटा, के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा के सी के बेटा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। सिंपल से कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास बेटा कोई भी केमिकल इक्वेशन है बेटा, या कोई भी केमिकल रिएक्शन है बेटा, ये हमारे पास वो कह रहा है भाई इसको पूरी को क्या कर दो, इसको एन से डिवाइड कर दो बेटा, रिएक्शन को क्या कर दो बेटा, इक्वेशन को एन से डिवाइड कर दो। तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा नया बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, वो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या आएगा, 1/n फैक्टर के आएगा, ये आ जाएगा। मतलब उसका आ जाएगा, जहाँ भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू वो रख दोगे बेटा, क्या रख दोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 रख दोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 रख दोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 रख दोगे। तो ये पॉइंट बेटा ध्यान रखना बेटा कि कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन है, अगर आप उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जो नया इक्वेशन होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, के सी के 1/n के फैक्टर की इक्वल होगा। तो बेटा ये पॉइंट भी क्या रखना, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट कह रहा है, अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है बेटा, हमारे पास क्या है, कोई केमिकल इक्वेशन है, और हम उस पूरी केमिकल रिएक्शन को एन फैक्टर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हमारे पास ये क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन है, इसको मैं एन फैक्टर से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे इसको मैं एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा पूरी इक्वेशन को, तो मेरा जो के सी की वैल्यू हो जाएगी बेटा, जो मेरी के सी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा के एन, उसकी क्या हो जाएगी बेटा, पावर में चला जाएगा। जो एन फैक्ट होगा वो क्या होगा, पावर में चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेके देखिए बेटा, जैसे हमारे पास x प्लस वाई इज रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस में D है। ये मैंने कहा भाई, मैंने इस रिएक्शन का ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा 5,
इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है बेटा 5 है। और मैंने कहा भाई मैं इस पूरी इक्वेशन को है ना 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा बेटा, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा बेटा, ये आएगा बेटा, कितना आएगा 125 आएगा। तो सिंपल सा बेटा ये इसकी जो करेक्टरिस्टिक ये आपको ध्यान रखने बेटा, इसकी करेक्टरिस्टिक का कैसे यूज आपको करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कोई भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, अगर उसको n फैक्टर से डिवाइड कर देते कोई भी वैल्यू के, तो वो बेटा उसके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चला जाएगा। अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके क्या चल जाता है बेटा, स्क्वायर में चला जाता है। क्या चला जाता है, वो स्क्वायर में जितनी भी वैल्यू है वो उसके स्क्वायर में चली जाएगी बेटा। जितनी भी वैल्यू से आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो स्क्वायर रूट में चला जाएगी उसी वैल्यू से, और मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी ही वैल्यू से वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट बेटा हमारा, ये कह रहा है कि भाई मान लेते हैं हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे इसका नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है नेक्स्ट पॉइंट है। ये कह रहा है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन है, और वो मल्टी स्टेप में हो रहा है। तो क्या हो रहा है बेटा, मल्टी स्टेप में, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो ये कह रहा है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन जितनी भी स्टेप में हो रही है, तो उसका जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो हर स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा बेटा। क्या आएगा, उसके इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। जैसे हमने कहा भाई हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है, उन तीनों का अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे क्या आएगा, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या आएगा, इक्वल आएगा बेटा। तो ये इसकी बेटा क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि आप आगे हमें इनकी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट कह रहा है बेटा, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं करता है बेटा, ये बताना है बेटा। बेटा हम आपको बता चुके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है क्या है बेटा, सबको पता है, KF अपॉन में KB, यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन में रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये कह रहा है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, देखा जाए तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होता है, फिक्स होता है। बट ये दोनों वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो इसकी जो स्पीड होती है, इनकी जो रिएक्शन की स्पीड होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की, वो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, चेंज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। जब ये वैल्यू चेंज होगी तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। तो बेटा इसमें आप ध्यान रखना बेटा कि एक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज और टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उस समय आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और उस समय आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो वहाँ पर आपका केसी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और आप टेम्परेचर को क्या कर देते हो बेटा, कम कर देते हो, टेम्परेचर को क्या कर देते हो, कम कर देते हो, तो आपके केसी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना बेटा, आप एक इतना सा पॉइंट याद रखना, जब आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केसी की वैल्यू बढ़ेगी। जब आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केसी की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। इनको हम और भी आगे बेटा डिस्कस करेंगे, बट इतना पॉइंट इसका ध्यान रखना। हाँ, अगर किसी रिएक्शन में जो हीट है वो जीरो है बेटा, किसी रिएक्शन में हीट जीरो है तो उसमें बेटा जो केसी की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा बेटा। ध्यान रखना बेटा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जो हीट हमारी आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो जीरो है बेटा, क्या है बेटा, जीरो है, तो उसमें केसी की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी बेटा। फिर इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास आता है बेटा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी यूनिट कैसे निकाले बेटा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी यूनिट कैसे निकाले बेटा। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालें बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हम उसको दो टर्म में मेजरमेंट करते हैं, एक तो करते हैं कंसंट्रेशन, एक रिप्रेजेंट करते हैं बेटा प्रेशर में। अब जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर होती है, और प्रेशर क्या होता है बेटा, बार में भी ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर में भी ले लेते हैं, और पास्कल में भी ले लेते हैं। कई यूनिट होती है बेटा इसकी, प्रेशर की क्या होती है बेटा, कई यूनिट होती है। तो बेटा हमने केसी इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या निकालनी, यूनिट निकालनी पड़ती है। तो बेटा इनका ध्यान रखना, जब हम केसी के टर्म में निकालें इसको, तो हमारे पास जो केसी के टर्म में निकालेंगे, तो आप इतना सा इसका ध्यान रखना बेटा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट, बिल्कुल छोटा सा एक फॉर्मूला सा होता है, उसके बेसिस पर हम इनको क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये आ गया, वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा करके, बट इसका ध्यान रखना कि जो हमारा मोल पर कंसंट्रेशन होती है, यूनिट मोल पर लीटर होती है बेटा, इसके यहाँ पर क्या लगा देना, डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है बेटा, चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। या हम कह सकते हैं डेल्टा एन का मतलब क्या रहेगा, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस कर दो। अगर वो केपी के टर्म में पूछे, इन टर्म ऑफ प्रेशर पूछे, तो आप यहाँ पर लगा देना बार, और ऊपर क्या लगा दोगे, डेल्टा एन। क्या लगा दोगे, डेल्टा एन लगा दोगे। तो इसका आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो किसी की। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं बेटा, N2 है, 3H2 है, और ये आ गया बेटा 2NH3 हो गया। पहले तो हम इसकी यूनिट बताते हैं इन टर्म ऑफ केसी, कंसंट्रेशन टर्म में। तो हम कंसंट्रेशन में क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। तो बेटा ध्यान रखना, जो केसी की वैल्यू है हर एक रिएक्शन के लिए क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। जो यूनिट रहेगी, जो केसी या केपी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट रहेगी हर एक रिएक्शन के लिए क्या रहेगी, अलग रहेगी। यहाँ पर हम लगा देते हैं डेल्टा एन। अब यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने मोल है बेटा, 1, 3 और 1 4 है, और प्रोडक्ट में कितने मोल है बेटा, 2 है। तो हमारा डेल्टा एन क्या आएगा बेटा, 2 माइनस में 4, तो हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। इसकी वैल्यू 2 यहाँ पर रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल 2 लीटर, ये आ जाएगा बेटा जब इसको सॉल्व करोगे। तो ये इसकी यूनिट रहेगी। अगर हम पूछे इन टर्म ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर में क्या होती है बेटा, बार होती है, और यहाँ पर डेल्टा एन, तो रख दो यहाँ पर बेटा, इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये आपका यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आपकी यूनिट आ जाएगी इसकी इक्वेशन में। तो आप किसी की भी इन फॉर्मूले के बेस पे आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो इनको उस टर्म में भी करके देख सकते हो। जैसे हम भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले, हम इसी की यूनिट निकाल रहे, इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे बेटा, NH3 2 चला जाएगा बेटा, क्योंकि जो आगे कोफिशिएंट होता है वो क्या चला जाता है, पावर में चला जाता है। वैसे बता चुका हूँ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, N2, और यहाँ पर आ जाएगा H2, और ये पावर में चला जाएगा। अब इनकी यूनिट रखें, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर क्या रखा बेटा, मोल पर लीटर स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है बेटा, मोल पर लीटर, सिंपल रहेगी, मोल पर लीटर ये रहेगी क्यूब है। 2 से 2 ये कैंसिल, एक बचा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस। ऐसे हम इसको इसके रूप में करें तो ऊपर भी बार लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, नीचे भी क्या आएगा, बार आएगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, बार ये करूँगा। तो सोल्व करोगे तो ये हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, बार -2। तो मैंने इनको आप दोनों टर्म में कैलकुलेट करके बता दिया बेटा। किसी भी इक्वेशन आ गई, केमिकल रिएक्शन आ गई, तो अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, चाहे आप इन फॉर्मूले के बेसिस पे निकाल लो या वैसे कैलकुलेट कर लो, कोई भी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। अब इसमें बेटा एक छोटा सा पॉइंट और होता है बेटा, वो पॉइंट और ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि जो हमारा केपी और केसी होता है ना बेटा, केपी और केसी होता है, ये डायमेंशनल लेस होता है बेटा। ये क्या होता है बेटा, डायमेंशनल लेस होता है। ऐसा क्यों होता है कि भाई ये दोनों डायमेंशनल लेस होती है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले भाई केपी और केसी डायमेंशनल लेस क्यों होती है बेटा, इसका रीज़न ये होता है कि जब हम केपी और केसी की जो वैल्यू लेते हैं ना, वो ऑलवेज क्या लेते हैं बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल कोई रिएक्शन हो रही है, उस समय जो वैल्यू आई है तो उसको हम क्या लेंगे, ऑलवेज स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे।
और स्टैंडर्ड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास आ गया बेटा Kp की वैल्यू क्या दे दी, 5 मोल पर लीटर दे दी बेटा। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड स्टेट में कन्वर्ट करूँगा तो 1 मोल पर लीटर से क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, तो इसे डिवाइड करूँ तो यूनिट तो कैंसिल होगी बेटा, तो हमारे पास आई ओनली 5 वैल्यू आई बेटा, यूनिट तो क्या होगी, डिवाइड होगी। तो इसलिए बेटा जो Kp और Kc की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डायमेंशनल लेस होती है बेटा, ध्यान रखना।